हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघवसर.com में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के ज्ञान आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को समझ रहे हैं। आज का हमारा प्रश्न है, अम्ल एवं क्षारक की पहचान कैसे करेंगे? अम्ल एवं क्षारक में अंतर लिखिए। यहाँ हम अम्ल और क्षारकों की पहचान करने के 8 अलग अलग तरीके देखेंगे। यही तरीके अम्ल और क्षार के अंतर कहलाएंगे। चलिए हम क्या क्या देखेंगे इस प्रश्न के उत्तर में। हम अम्ल और क्षारकों की पहचान करने की विभिन्न विधियां देखेंगे। पहले हम प्राकृतिक सूचक द्वारा अम्ल और क्षारकों की पहचान करेंगे, फिर संश्लेषित या कृत्रिम सूचक के द्वारा, और अंत में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षारकों की पहचान की जाएगी। चलिए हम सबसे पहले प्राकृतिक सूचक द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। हमारा पहला प्राकृतिक सूचक है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र लाइकेन नामक पौधे से बनाया जाता है। लाइकेन वास्तव में शैवाल तथा कवक का एक सहजीवी संबंध है। इसके एक्सट्रैक्ट या इसके रस को निकालकर उसमें छन्ना पत्र या सूखता पत्र, जिसे हम फिल्टर पेपर भी कहते हैं, को डुबोकर और सुखाकर लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। सामान्यतः लाइकेन का जो एक्सट्रैक्ट है वो बैंगनी रंग का होता है। उसमें नीले और लाल कलर को मिलाकर 2 प्रकार के लिटमस पत्र तैयार किए जाते हैं, नीला और लाल लिटमस पत्र। ये आपकी प्रयोगशालाओं में मौजूद हैं, वहां इन्हें आप देखें। अब हम पता करेंगे कि लिटमस पत्र कैसे अम्ल और क्षारक की पहचान कराता है। लीजिए, हमने एक परख नली में अज्ञात विलयन ले लिया। अभी हमें पता नहीं है कि यह विलयन अम्ल है या क्षार। इसमें हमने नीला लिटमस पत्र डाला। आप नीले लिटमस पत्र को परख नली के अंदर भी डाल सकते हैं, या परख नली में जो विलयन है उसकी कुछ बूंदें आप फिल्टर पत्र के ऊपर भी डाल सकते हैं, लेकिन सावधानी से। जब हमने लिटमस पत्र पर उस विलयन की कुछ बूंदें डाली तो नीला लिटमस पत्र लाल हो गया। नीले लिटमस पत्र का लाल होना यह संकेत है कि यह अज्ञात विलयन अम्ल है। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसी प्रकार अगर हम एक परख नली में क्षार लें और उसकी कुछ बूंदें लाल लिटमस पत्र पे डालें तो लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, अर्थात क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इस प्रकार हम लिटमस पत्र द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। साथ ही साथ यह अम्ल और क्षार का पहला महत्वपूर्ण अंतर हुआ। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। चलिए हम दूसरे प्राकृतिक सूचक की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्राकृतिक सूचक है हल्दी, जो हमारे घरों में मिलती है। हल्दी के घोल में अगर हम छन्ना पत्र या फिल्टर पेपर भिगोकर सुखा लें तो हम पीले रंग का हल्दी पत्र तैयार कर सकते हैं। इस पीले रंग के हल्दी पत्र से अम्ल और क्षारक की पहचान कैसे होगी? आइए प्रयोग करते हैं। एक अज्ञात विलयन में हमने हल्दी पत्र डाल दिया, या उस अज्ञात विलयन की कुछ बूंदें हमने हल्दी पत्र के ऊपर ड्रॉपर की सहायता से डाल दी। ये देखिए, हमने डाली और हमने देखा कि हल्दी पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वह पीले रंग का ही है। तो अगर हल्दी के रंग में या हल्दी पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो अज्ञात विलयन अम्ल है। और यदि उस अज्ञात विलयन, जैसा कि हमने दूसरी परख नली में लिया है, उस अज्ञात विलयन की कुछ बूंदें हम इस हल्दी पत्र पे डालें और ये हल्दी पत्र पीले से गहरे लाल रंग का हो जाए तो हम कह देंगे कि वह अज्ञात विलयन क्षार है। तो हल्दी पत्र अम्ल से कोई क्रिया नहीं करता, जबकि क्षार से क्रिया कर वह लाल रंग का हो जाता है। यह अक्सर हमने घरों में देखा है। अगर हमारे हल्दी के हाथ सफेद कपड़ों से लग जाएं और हम उन सफेद कपड़ों को जब धोने जाते हैं तो वह हल्दी के निशान साबुन या सर्फ के संपर्क में आते ही गहरे लाल रंग के हो जाते हैं। इससे साबित होता है कि साबुन तथा सर्फ की प्रकृति क्षारीय होती है। तभी पीले
हल्दी के निशान गहरे लाल हो गए। जब हम उस कपड़े को सुखाते हैं तो वापस लाल रंग गायब हो जाता है और पीला रंग हल्दी का दिखने लगता है कपड़े के ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखिए, अम्ल तथा क्षार जलीय अवस्था में ही अपना गुण प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्राकृतिक सूचक की तरफ, जो हमें अम्ल और क्षारक की पहचान कराएगा। ये देखिए, यहां पर 3 चित्र आपको दिखाए गए हैं। एक शीशी है जिसमें वनीला एसेंस है, लौंग है और प्याज है। ये तीनों भी अम्ल और क्षारक की पहचान कराएंगे, लेकिन ये रंग परिवर्तन के द्वारा नहीं, बल्कि गंध परिवर्तन के द्वारा हमें अम्ल और क्षारक की पहचान कराएंगे। इसलिए इन तीनों को हम गंधीय सूचक कहते हैं। कुछ विद्यार्थी जो नेत्रहीन हैं, तो नेत्रहीन छात्रों के लिए ये गंधीय सूचक काफी उपयोगी हैं, क्योंकि वे रंग परिवर्तन नहीं देख सकते। वे लिटमस पत्र और हल्दी पत्र द्वारा अम्ल क्षारक की पहचान होते हुए नहीं देख सकते, तो वे इन 3 गंधीय सूचकों का प्रयोग करते हैं अम्ल और क्षारक की पहचान करने के लिए। चलिए देखें क्या होता है। लीजिए, हमने एक परख नली ली, उसमें हमने एक अम्ल ले लिया। आप कोई सा भी अम्ल, तनु अम्ल यहां पर ले सकते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, या यहां पर आप दुर्बल अम्ल भी ले सकते हैं, जैसे साइट्रिक अम्ल, जिसे हम सिरका या विनेगर भी कहते हैं। तो इस प्रकार नींबू का रस ले सकते हैं। तो एक विलयन हमने ले लिया और इस विलयन में हमने गंधीय सूचक को हमने दूसरी परख नली में लिया और उसको सूंघा। अगर हम वनीला एसेंस, लौंग का तेल या प्याज के रस को सूंघें तो हमें इनकी तीखी गंध महसूस होगी। हमने अब अम्ल की कुछ बूंदें इस गंधीय सूचक में मिला दी, ड्रॉपर की सहायता से 5 से 10 बूंदें। फिर हमने सूंघा, अब भी हमें गंध महसूस हो रही थी। अगर यहां वनीला था तो वनीला की गंध आ रही है, अभी भी आ रही है। लौंग है तो लौंग के तेल की गंध अभी भी आ रही है। तो गंधीय सूचक में हमने एक विलयन मिलाया, अज्ञात विलयन, और फिर हमने गंधीय सूचक को सूंघा तो हमें अभी भी गंधीय सूचक की गंध महसूस हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो अज्ञात विलयन अम्ल है, अर्थात अम्ल गंधीय सूचक की गंध को विलुप्त नहीं कर पाते। अच्छा, यही क्रिया अगर अपन क्षार के साथ करें, हमने एक दूसरी परख नली में क्षार ले ली, NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस, या यहां आप चूने का पानी भी ले सकते हैं, CaOH होल ट्वाइस। हमने दूसरी परख नली में इन तीनों में से कोई भी एक गंधीय सूचक ले लिया, उसमें हमने क्षार की कुछ बूंदें डाली और फिर सूंघा, तो हमें गंधीय सूचक की गंध महसूस नहीं होगी, गंध विलुप्त हो जाएगी, गंध गायब हो जाएगी। और अगर गंधीय सूचक की गंध महसूस नहीं हो रही है तो समझ जाइए कि वह अज्ञात विलयन क्षार है, अर्थात क्षार गंधीय सूचकों की गंध को विलुप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार हम इन गंधीय सूचकों के माध्यम से भी अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। ये गंधीय सूचक नेत्रहीन छात्रों के लिए बहुत मददगार हैं। ये अंतर भी बन जाएगा हमारा अम्ल और क्षार का तीसरा, कि अम्ल गंधीय सूचकों की गंध को विलुप्त नहीं करते, जबकि क्षार गंधीय सूचकों की गंध को विलुप्त या गायब कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं संश्लेषित, मानव निर्मित या कृत्रिम सूचक द्वारा अम्ल क्षारक की पहचान। मिथाइल ऑरेंज, यह हमारी प्रयोगशालाओं में होता है। यह सामान्यतः ऑरेंज अर्थात नारंगी रंग का एक तरल द्रव्य है। यह अम्ल और क्षारक की पहचान कैसे कराता है? चलिए आइए टेस्ट करके देखते हैं। हमने एक परख नली में अम्ल लिया, दूसरी परख नली में मिथाइल ऑरेंज लिया, ड्रॉपर की सहायता से अम्ल की कुछ बूंदें मिथाइल ऑरेंज में मिलाईं और हमने देखा कि तुरंत मिथाइल ऑरेंज नारंगी से लाल रंग का हो गया है, अर्थात अम्ल मिथाइल ऑरेंज से क्रिया कर लाल रंग देते हैं। जबकि यही क्रिया अगर हम क्षार के साथ करें, क्षार की कुछ बूंदें मिथाइल ऑरेंज में मिलाएं, तो मिथाइल ऑरेंज नारंगी से पीले रंग का हो जाता है, अर्थात क्षार मिथाइल ऑरेंज से क्रिया कर पीला रंग देते हैं। तो आप मिथाइल ऑरेंज की मदद से अम्ल और क्षार दोनों की पहचान कर सकते हैं। यह अम्ल और क्षार का एक और अंतर हुआ। चलिए इसी प्रकार एक और कृत्रिम या संश्लेषित सूचक है फेनोफ्थलीन।
ये एक रंगहीन तरल है। इसकी मदद से भी हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। देखिए कैसे करें। चलिए शुरुआत करते हैं। हमने एक परख नली में अम्ल लिया, दूसरी परख नली में हमने रंगहीन सूचक फेनोफ्थलीन लिया, अम्ल की कुछ बूंदें फेनोफ्थलीन में मिलाई और इंतजार किया। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विलयन रंगहीन का रंगहीन ही बना रहा, कोई नया रंग नहीं आया। तो एक बात साबित हो गई कि जो अम्ल हैं वो फेनोफ्थलीन के रंग में परिवर्तन नहीं करते। तो कोई अज्ञात विलयन है, हमने फेनोफ्थलीन में उसको मिलाया, फेनोफ्थलीन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम कह देंगे कि वह अज्ञात विलयन एक अम्ल है। हमने अम्ल की पहचान कर ली। चलिए यही क्रिया अगर हम क्षार के साथ करें। क्षार की कुछ बूंदें अगर हम फेनोफ्थलीन के रंगहीन तरल में मिलाएं तो क्या होगा, चलिए देखते हैं चित्रों के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से। लीजिए, फेनोफ्थलीन का रंगहीन तरल गुलाबी रंग का हो गया, अर्थात क्षार फेनोफ्थलीन से क्रिया करके गुलाबी रंग देते हैं। इस प्रकार अम्ल क्षारक की पहचान भी हो गई और अम्ल और क्षारक का एक अंतर भी तैयार हो गया। चलिए एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, आप करिएगा खुद अपनी प्रयोगशालाओं में। जो फेनोफ्थलीन का रंगहीन विलयन है, इसमें ब्रश को डुबाइएगा। ब्रश 0 पॉइंट वाला जिससे हम पेंटिंग या ड्राइंग करते हैं, तो ब्रश को फेनोफ्थलीन में डुबाइएगा और एक ड्राइंग शीट के ऊपर कोई आकृति बना दीजिएगा या कुछ शब्द लिख दीजिएगा जैसे स्वागतम, और उसको सूखने दीजिएगा। तो एक कोरी शीट, एक ब्लैंक या अदृश्य ड्राइंग शीट आपके पास रहेगी जिस पे आपने फेनोफ्थलीन से भींगे ब्रश से कोई आकृति बना रखी है, लेकिन सूखने के बाद दिखाई नहीं दे रही है। अब आप बच्चों को जादू दिखाइएगा। अब एक स्प्रे बॉटल में आप क्षार भर लीजिएगा, तनु क्षार, NaOH का तनु विलयन आप इसमें भर लीजिएगा और इसे स्प्रे करिएगा इस ड्राइंग शीट के ऊपर। जैसे ही आप स्प्रे करेंगे वह आकृति गुलाबी रंग के रूप में उभर कर आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? ये जो नीचे दिखाया गया है कि क्षार फेनोफ्थलीन से क्रिया कर गुलाबी रंग देता है। फेनोफ्थलीन से आपने एक आकृति बनाई थी, जैसे ही क्षार छिड़का वो लाल रंग के रूप में उभर के आई। अब आप एक दूसरी स्प्रे बॉटल लाइए जिसमें अम्ल भरा हुआ है, तनु अम्ल, इसका स्प्रे करिए। जैसे ही आप इसका स्प्रे करेंगे यह आकृति वापस गायब या अदृश्य हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अम्ल ने क्षार को उदासीन कर दिया। जैसे ही क्षार उदासीन हुआ गुलाबी रंग विलुप्त हो गया, वापस से शीट कोरी दिखने लगी। अक्सर जादूगर यह जादू दिखाते हैं, तो ये जादू नहीं है बल्कि यह साइंस है, विज्ञान है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अम्ल और क्षारकों की पहचान अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा करेंगे। अम्ल और क्षारकों की हम अभिक्रिया कराएंगे किसी दूसरे पदार्थ से, यहां हम उनकी धातुओं से क्रिया करा रहे हैं। चलिए करते हैं प्रयोग। हमने एक पेट्री डिश में एक धातु के कुछ टुकड़े ले लिए हैं। ये जस्ता धातु हो सकती है, कॉपर हो सकता है, ये निकल हो सकता है, ये लोहे की छीलन हो सकती है। हमने जस्ते के टुकड़े ले लिए। एक परख नली में हमने अम्ल ले लिया, तनु अम्ल, और जस्ता धातु के कुछ टुकड़े हमने इस अम्ल के अंदर डाल दिए। हमने देखा कि उस परख नली में अम्ल के अंदर सरसराहट और बुदबुदाहट हो रही है, साथ ही साथ गैस के बुलबुले निकल रहे हैं। हमने पढ़ा है कि अगर सरसराहट और बुदबुदाहट हो, कोई गैस निकले, रंग बदले या तापमान बढ़े, तो समझ जाइए कि वहां कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो यहां पर गैस निकल रही है, इसका मतलब है कि अम्ल और धातु के बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। निकलने वाली गैस कौन सी है, इसका पता करने के लिए हम इस परख नली के सिर पर जलती हुई माचिस की तीली ले जाएंगे। आप मोमबत्ती भी ले जा सकते हैं। हाइड्रोजन के संपर्क में ये गैस के जो बुलबुले निकल रहे हैं ना, हाइड्रोजन गैस है। जैसे आप इसके ऊपर जलती हुई तीली लेके जाएंगे, इस हाइड्रोजन गैस के कारण यह तीली भभक के साथ जलेगी और फट फट की ध्वनि आएगी। तो एक बात साबित हो गई कि अम्ल धातु से रासायनिक अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। क्या यही अभिक्रिया धातुएं क्षार के साथ भी करती हैं क्या? चलिए देखिए, ये ऊपर धातु और अम्ल के मध्य होने वाली रासायनिक अभिक्रिया बता रखी है। यह एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अगर आपने अध्याय 1 में पढ़ा हो तो Zn धातु
हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है तो यह अम्ल में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देती है। ये देखिए कर दिया, और खुद क्लोरीन से मिलकर जस्ते का लवण बना लेती है। तो यह एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसी के कारण हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब हम देखें क्या यह क्रिया क्षार के साथ भी होगी। हमने दूसरी परख नली में क्षार ले लिया, इसमें हमने जस्ते धातु के या किसी अन्य धातु के कुछ टुकड़े डाले, बहुत देर तक इंतजार करा, इसमें कोई सरसराहट बुदबुदाहट नहीं हुई, कोई गैस उत्पन्न नहीं हुई, तो हम समझ गए कि धातुएं क्षार से क्रिया नहीं करती, या उल्टा बोल सकते हो कि क्षार धातुओं से कोई क्रिया नहीं करती, इसलिए हाइड्रोजन गैस भी नहीं बनती। तो इस प्रकार हम धातु की मदद से भी अम्ल और क्षारकों की पहचान कर सकते हैं। यह अम्ल और क्षारकों का हमारा एक और अंतर हुआ। चलिए अगली रासायनिक अभिक्रिया देखें। अब हम अम्ल और क्षारकों की क्रिया कराएंगे धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। धातु कार्बोनेट अर्थात किसी धातु का कार्बोनेट लवण, अर्थात धातु के साथ अगर CO3 समूह जुड़ा हुआ है तो उसे हम धातु कार्बोनेट कहते हैं। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर और धावन सोडा इसके उदाहरण हैं। धावन सोडे का सूत्र होता है Na2CO3। तो यहां सोडियम के साथ CO3 समूह जुड़ा है, सोडियम धातु का कार्बोनेट लवण। इसी प्रकार हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर किसी धातु के साथ HCO3 समूह जुड़ा हुआ है तो उसे हम उस धातु का हाइड्रोकार्बोनेट लवण कहेंगे, जैसे बेकिंग सोडा NaHCO3। तो हमने एक पैट्री डिश ली, नीचे आपको दिखाई दे रही है, इसमें हमने एक धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया है। धातु कार्बोनेट अर्थात आप धावन सोडा ले सकते हैं Na2CO3। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट तो यहां पर आप बेकिंग सोडा अर्थात मीठा सोडा ले सकते हैं NaHCO3। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें इनसे अम्ल और क्षारकों की पहचान कैसे होती है। लीजिए हमने एक परख नली में अम्ल ले लिया, इसमें इस धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट की कुछ मात्रा डाली और हमने देखा कि पुनः सरसराहट और बुदबुदाहट हुई है और एक गैस निकली है। इसका मतलब है यहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, लेकिन बनने वाली गैस कौन सी है, कैसे पता करें। यह बनने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका पता करने के लिए 3 तरीके हैं। आप इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकल से ऊपर, इस परख नली में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है ना, इसके ऊपर आप जलती हुई तीली ले जाएं तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बुझ जाएगी, पहला तरीका। दूसरा, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इकट्ठा कर आप चूने के पानी में प्रवाहित करें तो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा, दूसरा तरीका। और तीसरा और बहुत सरल तरीका है कि अगर मैं इस परख नली के ऊपर भींगा हुआ नीला लिटमस पत्र ले जाऊं तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आते ही यह लाल रंग का हो जाता है। यह भी एक तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड का पता करने का। ऐसा क्यों हुआ, चलिए इसके पीछे की हम समीकरण देखते हैं। तो एक तो हमें यह पता चल गया कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। यह समीकरण है। ये धातु कार्बोनेट है जिसे हम धावन सोडा कहते हैं, ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। इन दोनों ने अम्ल से क्रिया करी, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप देखें, इसके ऊपर हम भीगा लिटमस पत्र ले गए थे। भीगा यानी पानी से भीगा, उसमें जल था। इस कार्बन डाइऑक्साइड ने उस जल से क्रिया करी और क्या बना लिया, एक अम्ल बना लिया H2CO3। इस अम्ल के कारण ही वह नीला लिटमस पत्र लाल हो गया। सूखा ले जाओगे तो यह क्रिया नहीं होगी, इसलिए आपको भींगा या गीला लिटमस पत्र ही ले जाना पड़ेगा। तो इस प्रयोग से हमें यह पता चला कि अम्ल धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। क्या ऐसा क्षारों के साथ भी होता है? लीजिए हमने दूसरी परख नली में क्षार ली, इसमें हमने धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट की कुछ मात्रा डाली, बहुत देर तक इंतजार किया, कोई सरसराहट बुदबुदाहट, कोई गैस उत्पन्न नहीं हुई। यही हमारा अम्ल और क्षार का अगला अंतर होगा। अर्थात अम्ल धातु कार्बोनेटों से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं, जबकि क्षार धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया नहीं करती। क्यों नहीं करती? एक प्रश्न मन में आता है कि ये जो धातु कार्बोनेट हैं, इन्होंने क्षार से क्रिया क्यों नहीं करी? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी खुद
क्षारीय प्रकृति के होते हैं और क्षार क्षार से कभी क्रिया नहीं करता। चलिए हम बढ़ते हैं, अब हम अगले तरीके की ओर बढ़ते हैं। अम्ल क्षार की पहचान करने का अगला तरीका है अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर हम अम्ल और क्षार की बराबर मात्राएं अगर मिलाएं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इस क्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन हम तो करके देखते हैं। हमने एक परख नली में अम्ल लिया, दूसरी में क्षार लिया, तीसरी परख नली में इन दोनों की समान मात्राएं मिला दी और कुछ देर इंतजार किया। अम्ल और क्षार ने आपस में मिलकर लवण तथा जल बनाया। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और ऊपर है इसकी रासायनिक समीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया एक द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया है। द्विप्रतिस्थापन अर्थात दोनों अभिकारकों के मध्य आयनों का लेन देन हो रहा है। ये देखिए, यहां से H धन आयन OH ऋण आयन के पास गया और बन गया पानी, और Cl यहां से सोडियम धन आयन Cl ऋण आयन के पास गया और बन गया नमक NaCl। तो यहां आयनों का लेन देन हो रहा है। तो उदासीनीकरण एक द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा कि जो अम्ल होते हैं उनके जलीय विलयन में H धन आयन होते हैं। ये देखिए, अम्ल के जलीय विलयन में H धन आयन होते हैं, जबकि क्षार के जलीय विलयन में OH ऋण आयन होते हैं, जिन्हें हम हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं। तो अम्ल के जलीय विलयन में H धन आयनों की अधिकता होती है, जबकि क्षार के जलीय विलयन में OH ऋण आयनों की अधिकता होती है। जब इनको हम आपस में मिलाते हैं तो H धन और OH ऋण आयन मिलकर पानी बना लेते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। हम कैसे पता करें कि ये वास्तव में अम्ल क्षार एक दूसरे को उदासीन कर रहे हैं? किसी भी चीज पर तुरंत विश्वास नहीं करना, उस पर प्रयोग करके देखिए। लेकिन हम एक प्रयोग करते हैं। ये अम्ल के ऊपर हमने नीला लिटमस पत्र लिया, अम्ल की कुछ बूंदें डालेंगे तो नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा। इधर हमने क्षार के ऊपर लाल लिटमस पत्र लिया है, इस पर क्षार की कुछ बूंदें डालेंगे तो ये नीला हो जाएगा, ये हम जानते हैं। फिर हमने इन दोनों को बीच वाली परख नली में मिला दिया। देखो मिला दिया। हम मान रहे हैं कि इन्होंने एक दूसरे को उदासीन कर दिया, पर हम प्रूफ चाहते हैं, हम साक्ष्य चाहते हैं। चलिए हम प्रयोग करके देखते हैं। अब हमने इस बीच वाली परख नली में से थोड़ी सी मात्रा हमने नीले लिटमस पत्र पे डाली। इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये नीले से लाल नहीं हुआ, अर्थात इसमें अम्ल नहीं है। इसी की कुछ बूंदें हमने अब लाल लिटमस पत्र पे डाली। लाल लिटमस पत्र लाल ही रहा, नीले रंग में नहीं बदला। इसका मतलब है कि इस विलयन में क्षार भी नहीं है। तो बीच वाली परख नली में भरा हुआ विलयन नीले और लाल लिटमस के प्रति कोई क्रिया नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि इसमें ना तो अम्ल है न क्षार है, बल्कि वह एक उदासीन विलयन है। तो इस प्रकार हमने जाना कि अम्ल क्षार को और क्षार अम्ल को उदासीन कर देते हैं। इस प्रकार भी हम अम्ल और क्षारकों की पहचान कर सकते हैं। तो देखिए, अम्ल और क्षारकों के हमने पहचान करने के 8 तरीके देखे। ये 8 तरीके ही अम्ल और क्षारक के अंतर बन जाएंगे। पहला अंतर लिटमस पत्र द्वारा हमने पहचान करी थी, तो ये अंतर बन गया हमारा पहला कि नीला लिटमस पत्र अम्ल से क्रिया कर लाल, जबकि लाल लिटमस पत्र क्षार से क्रिया कर नीला हो जाता है। हल्दी अम्ल से कोई क्रिया नहीं करती, जबकि क्षारक से क्रिया कर वह लाल रंग की हो जाती है। गंधीय सूचक अम्लों से कोई क्रिया नहीं करते, जबकि क्षारक से क्रिया कर उनकी गंध खत्म हो जाती है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल से क्रिया कर नारंगी से लाल और क्षारक से क्रिया कर नारंगी से पीले रंग का हो जाता है। फिनोफ्थलीन अम्ल से कोई क्रिया नहीं करता, जबकि क्षारक से क्रिया कर वह गुलाबी रंग का हो जाता है। धातुएं अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, जबकि धातुएं क्षारकों से कोई क्रिया नहीं करती। इसी प्रकार धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं, जबकि यह क्षारों से कोई क्रिया नहीं करते। अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है, क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। साथ ही साथ अगर हम अम्ल का जलीय विलयन बनाएं तो उसमें H धन आयन पाए जाते हैं, जबकि क्षारक के जलीय विलयन में OH ऋण आयन होते हैं। और 10वां और अंतिम अंतर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे, जबकि क्षारक स्वाद में कड़वे और कसेले तथा चिकने होते हैं। ये हुए हमारे अम्ल और क्षारक के मध्य कुल 10 अंतर। तो आपने पूरा वीडियो देखा
आपने पहचाना कि हम प्रयोग करके कैसे भिन्न भिन्न तरीकों से अम्ल और क्षारकों की पहचान कर सकते हैं, साथ ही साथ अम्ल और क्षारकों के सर्वाधिक 10 अंतर देखें। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।